ठीक, पुराने जमाने में यह माना जाता था कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो किस बात पर डिपेंडेंट होते हैं, जीन की क्वालिटी पर। ठीक, जैसे कि प्लांट टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता था कि उसके पास कौन सा जीन है, हाँ या नहीं, कैपिटल वाला है कि स्मॉल वाला। पर आने वाले समय में जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होती रही, आने वाले समय में हमें यह पता चला कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जीन की क्वालिटी पर ना डिपेंड होके किस पर डिपेंड होते हैं, जीन की क्वांटिटी पर। ठीक, तो हमारे सारे कैरेक्टर्स जीन की क्वालिटी पर डिपेंड रहे ये जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जीन की क्वांटिटी पर भी डिपेंड होते हैं। तो वही बात लिखी जा रही है कि अर्ली टाइम में यह माना जाता था कि एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एक डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ जीन। फिर बाद में पता चला कि एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ जीन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपकी बॉडी का कलर क्या है, ये सारे के सारे जीन्स क्वालिटेटिव जीन हैं। क्वांटिटेटिव नहीं, ये सारी के सारी जीन क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव जीन नहीं है। आप कितने इंटेलिजेंस हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने फेयर हैं, ये सारी की सारी बातें किस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपके पास जीन की क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड नहीं होती। उसी प्रकार अब यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट देखे जाएंगे। सबसे पहले व्हीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। व्हीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था नेल्सन हेल ने। ठीक, तो आप याद रखने ला कि व्हील के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, नेल्सन ने किया था। अब उन्होंने क्या किया कि दो व्हीट का वैरायटी, देखो व्हीट हमारे यहाँ कैसा व्हीट उगाया जाता है, जैसे कि गेहूं रंग का। ठीक, कुछ ऐसे व्हीट भी देखेंगे जो तुम्हारे बिल्कुल डार्क कलर के होते होंगे। ठीक, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, खेतों में जब व्हीट बोने के लिए आता है तो बिल्कुल एक डार्क कलर का व्हीट भी होता है। ठीक, तो मेरी बात सुनना आप लोग। ठीक, तो दो तरह, देखो इंडिया में जो व्हीट उगाया जाता है गेहुआ कलर का, आप सब जानते हैं, लेकिन दो तरह के व्हीट हो सकते हैं। एक तो यह व्हीट हो सकता है, व्हीट का कलर एक्सट्रीमली रेड, और एक क्या हो सकता है, व्हाइट। तो मेरी बात समझना, इसके बीच में क्रॉस कराया गया। तो रेड कलर व्हीट होने के लिए कितनी जीन्स डोमिनेंट होनी चाहिए, 4। साफ साफ देखना, अगर 4 की चारों जीन डोमिनेंट है, 4 की चारों जीन क्या है, डोमिनेंट, तो कैसा कलर होगा, रेड। अगर 4 की चारों जीन्स रेसेसिव हैं तो कैसा कलर होगा, व्हाइट। मेरी बात समझना। अब यहां पर मैं नंबर्स की बात करूंगा, हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। 4 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट है, 1 डोमिनेंट है कि 3 डोमिनेंट है। तो मेरी बात सुनते रहना, अगर मैंने रेड और व्हाइट का गैमीट लेंगे तो रेड और व्हाइट का गैमीट क्या आएगा, रेड का गैमीट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और व्हाइट का गैमीट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। इतनी बातें सबको क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है गैमीट निकालने में। तो आप कभी भी याद रखना कि अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन है तो कितना गैमीट बनेगा, 1। 2 raised to power 0 is equals to 1। इतनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं। तो इसका गैमीट क्या हो जाएगा, ये, इसका गैमीट हो जाएगा ये। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। ठीक, तो सबसे पहला यह मिला। तो इसमें इसका, अब इसमें क्या देख रहे हो, 2 डोमिनेंट है, 2 क्या है, रेसेसिव। तो इसका कलर कैसे आ जाएगा, इंटरमीडिएट रेड। क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट रेड। आप यहां पर कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, आप यहां पर किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की, कि कितना डोमिनेंट है, कितना रेसेसिव है। ठीक, अब हम इसके आगे, मैंने इसके गैमीट्स बनाऊंगा तो कितने गैमीट बनेंगे, 4। ठीक, तो 4 गैमीट्स इधर बनाए, 4 गैमीट्स इधर बनाए, फिर इनके बीच में हमने क्रॉस किया, सेम टू सेम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह। पर वहां पर हम क्वालिटी की बात नहीं जाएंगे, फिर किसकी बात जाएंगे, क्वांटिटी। आप यहां देखेंगे इसमें चारों के चारों कैपिटल है, तो इसका कलर कैसा आएगा, एक्सट्रीम रेड। कैसा आएगा, एक्सट्रीम रेड। ठीक, इसमें 3 है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेड। ठीक, तो मेरी बात समझना, डार्क रेड किसमें आएगा, एक कंडीशन में, चारों के चारों डोमिनेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, रेड। अगर 3 डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, रेड। अगर 2 डोमिनेंट हो तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट रेड। अगर 1 डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, लाइट रेड। और अगर एक भी डोमिनेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, व्हाइट। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहां पर हम जीन की क्वांटिटी को देख रहे हैं रेदर देन क्वालिटी। तो जब वो कैरेक्टर्स जो हमारे बॉडी में, वो कैरेक्टर्स जो हमारी बॉडी में जीन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड ना होके जीन की क्वांटिटी पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। या इन सारे कैरेक्टर्स को एक और नाम दिया जाता है पॉलीजेनिक इंटरैक्शंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब बहुत सारे। ठीक, तो बहुत सारे जीन इन्वॉल्व है एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं कहता हूं मेरा IQ 100 है। ठीक, तो 100 IQ होने के लिए हमारे पास कैरेक्टर कितने डोमिनेंट हो सकता है 3 कैरेक्टर क्या रहे डोमिनेंट, 3 क्या रहे रेसेसिव। तो अलग अलग तरीके से
अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स की बात की जाती है, और यहां पर हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे, हम यहां पर जीन की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। ठीक, कोई डाउट है कि नहीं? ठीक, तो जब आप सिंपल सी बात, एक लाइन की बात समझो कि जब जीन की क्वांटिटी पर बात आए तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। बोलो, नहीं समझ में आया? ठीक, तो सब फिर से क्रॉस करते हैं, मेरी बात समझना। सिंपल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो सारे कैरेक्टर्स जो जीन की क्वालिटी पर ना डिपेंड होके जीन की क्वांटिटी पर डिपेंड होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वीट का कलर था और ये वीट का कलर बिल्कुल कैसा था? कैसा था? रेड। इस रेड वीट को मैंने किसके साथ क्रॉस कराया? व्हाइट वीट के साथ। ठीक, व्हाइट। ठीक, जब इसके बीच में क्रॉस कराया गया तो यहां पर कैसा कलर निकल के आया होगा? इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट रेड। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ठीक, ऐसा इस वजह से हुआ, यहां पर डोमिनेंट जीन कितने थे? 4। यहां पर डोमिनेंट जीन कितने थे? 0। ठीक, तो जब 4 जीन डोमिनेंट थे तो कैसा कलर था? एक्सट्रीम रेड। ठीक, अब एक भी डोमिनेंट नहीं था तो कैसा कलर था? व्हाइट। ठीक, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो कितने डोमिनेंट आ गए? 2 डोमिनेंट आ गए, तो कैसा कलर हो गया आपका? इंटरमीडिएट रेड। ठीक, तो इसी बेसिस पे हमने रेशियो देखा। तो कर्नल कलर ऑफ व्हीट के बारे में अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो आ जाएगा 1:4:6:4:1। ठीक, तो आप इसमें क्या देखेंगे? यहां पर कितने जीन डोमिनेंट है? 1। यहां पर कितने जीन डोमिनेंट है? 2। यहां पर कितने जीन डोमिनेंट है? 3। ठीक, उल्टा बोला, यहां पर कितने जीन डोमिनेंट है? 1। यहां पर कितने डोमिनेंट है? 4। यहां पर कितने डोमिनेंट है? 3। यहां पर कितने डोमिनेंट है? 2। यहां पर 1। और यहां पर क्या है? कोई डोमिनेंसी एक भी नहीं है। तो जब जीन की क्वांटिटी पर बात आ जाए कि जीन की क्वांटिटी कितनी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या फिर क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, ऐसी बात करते हैं। बराक ओबामा को देखा है? बराक ओबामा सब जानते होंगे। ठीक, तो दो तरह की वैरायटी आती है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं हम लोग अपने स्किन कलर की। ठीक, स्किन कलर को, ह्यूमन स्किन कलर के पे एक्सपेरिमेंट किया था डेवेनपोर्ट ने। किसने एक्सपेरिमेंट किया? डेवेनपोर्ट। ठीक, तो अब तुमसे सवाल पहला पूछा जाएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? जीन्स की क्वालिटी के बजाय जीन्स की क्वांटिटी के ऊपर बात होती है। ठीक, वीट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया? आपके नेल्सन हेल ने। ठीक, अब पूछा जाएगा ह्यूमन के स्किन कलर पे किसने एक्सपेरिमेंट किया? डेवेनपोर्ट। ठीक, अब इसमें बात की जाती है कि नीग्रो और एक आता है व्हाइट। ठीक, ठीक, तो अगर मैं बात करूं बराक ओबामा, तो बराक ओबामा थे मुलेटो। ठीक, क्या थे? मुलेटो। मुलेटो मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट, ब्लैक और व्हाइट के बीच में इंटरमीडिएट। ओबामा के पिताजी क्या थे? नीग्रो। ओबामा में एक्चुअल में ऐसा ही है। ओबामा के पिताजी क्या थे? नीग्रो। नीग्रो का मतलब क्या? एक्सट्रीमिस्ट ब्लैक कलर, जो ह्यूमन स्किन कलर का एक्सट्रीमिस्ट ब्लैक कलर पॉसिबल होता है उसमें। और नीग्रोज लोग कहां रहते हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक, केनिया में। ठीक, तो ओबामा के पिताजी केनिया में रहते थे, उनका कलर एक्सट्रीमिस्ट क्या था? ब्लैक। ठीक, लेकिन ओबामा की माताजी क्या थी? एकदम व्हाइट। ठीक, ओबामा की माताजी क्या थी? व्हाइट। ठीक, अब ओबामा क्या मिले? मुलेटो। ठीक, तो बिल्कुल एक्सट्रीम ब्लैक को मिलाया गया किसके साथ? व्हाइट के साथ। तो कैसा कलर आया? मुलेटो। मुलेटो का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। ठीक, अब इसमें आप क्या देखते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर के लिए कितनी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है आपकी? 6। कैसे? कितनी जीन रिस्पॉन्सिबल है? 6। ठीक, और व्हाइट के लिए कितनी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है? 6। ठीक, तो स्किन कलर की टोटल की जीन कितनी रिस्पॉन्सिबल है? 6। अगर बिल्कुल एक्सट्रीम ब्लैक आएगा तो 6 के 6 क्या होंगे? डोमिनेंट। एक्सट्रीम व्हाइट आएगा तो 6 के 6 क्या होंगे? रेसेसिव। इस बेसिस पे हम लोग कितने, अब ये कितना आ जाएगा? देखो, अब ये आया तुम्हारा, तो कैसा आ गया? मुलेटो। ठीक, इसके बीच में क्रॉस करोगे, कितना क्रॉस बनेगा? 64 का। ठीक, तो उसके बाद आप लोग इसमें रेशियो याद कर लेना। ठीक, 6 के 6 डोमिनेंट किस कंडीशन में आएंगे? 1, 5 डोमिनेंट 6, 4 डोमिनेंट 15, 3 डोमिनेंट 20, फिर 2 डोमिनेंट 15, 1 डोमिनेंट 6 और 0 डोमिनेंट 1। ठीक, तो जब आप इसके बीच में क्रॉस करेंगे तो आपसे बस 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। कि पहला सवाल क्या हो जाएगा कि कर्नल कलर ऑफ व्हीट में आप जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करते हैं तो उसमें क्या रेशियो होता है? 1:4:6:4:1। ठीक, अगर मैं बात करूंगा ह्यूमन स्किन कलर की तो उसमें रेशियो क्या जाएगा? 1:6:15:20:15:6:1। ठीक, तो आप ये सारी जीन्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है? जीन की क्वांटिटी पर। ठीक, मैं
किसी का दिमाग तेज है, शार्प है, तो शार्प दिमाग क्यों है? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर जो इंटेलिजेंसी वाली जीन्स है उसका नंबर क्या रहा होगा, ज्यादा। ठीक, तो कोई कितना इंटेलिजेंट है, किसी की हाइट कितनी है, किसी की स्किन का कलर कितना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में कितनी जीन्स डोमिनेंट है, कितनी जीन्स क्या है, रेसेसिव। हमेशा जीन्स के नंबर की बात की जाती है, जीन्स की क्वालिटी की बात नहीं की जाती। समझ में आई बात की नहीं? सबको क्लियर है? ठीक, पक्का है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो आपके लिए एक सवाल है, ठीक, और ये सवाल आप सॉल्व करें। ठीक, ठीक है, तो अब एक टोमेटो प्लांट था, ठीक, टोमेटो प्लांट था जिसका जीनोटाइप था, चारों के चारों क्या थे, कैपिटल। तो एक टोमेटो प्लांट था जिसमें चारों के चारों कैपिटल थे, तो उसकी हाइट थी 130 सेंटीमीटर। ठीक, उसको क्रॉस किया गया एक अनदर टोमेटो प्लांट के साथ जिसकी हाइट थी, चार के चारों क्या थे, स्मॉल। ठीक, उसकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोमेटो प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट इन द गिवन क्रॉस? ठीक, तो मैं आपको पहले सारी बातें लिख देता हूं, फिर आपसे सवाल पूछता हूं, रुक जाना। ठीक, एक टोमेटो प्लांट है जिसमें सारी की सारी जीन क्या है, कैपिटल। ठीक, और एक टोमेटो प्लांट है जिसमें सारी की सारी जीन क्या है, स्मॉल। ठीक, अब इस कैपिटल जीन में इसका जो आपका हाइट है 130 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर। ठीक, और इस प्लांट की हाइट है आपकी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक क्रॉस हमने किया, एक क्रॉस किया, आपके बीच में बताते हैं। ठीक, अब इसके बीच बाद आप क्रॉस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको बताना है कि उस प्लांट के अंदर कितने, प्लांट की हाइट कितनी होगी। ठीक, प्लांट की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले आप लोग ये क्रॉस करके दिखाओ, तब मैं आपको बताता हूं प्लांट की हाइट कैसे बतानी है। ये सारे क्रॉस करो, ये वाला क्रॉस करना, ऊपर वाला नहीं। ये वाला क्रॉस करना। क्वेश्चन आपसे इस बात पे पूछा गया है। ठीक, एक प्लांट था जिसके में चारों डोमिनेंट थे, चारों रेसेसिव थे। वो एक की हाइट थी 130, एक की हाइट थी 100। उसके बाद आपसे पूछा गया ये इक्वेशन के बीच में क्रॉस किया गया। अब आपको प्लांट की हाइट बतानी है। मैं आपको प्लांट की हाइट 2 मिनट में बता दूंगा, आप पहले क्रॉस कर ले तब। ठीक, चलो इसके गैमेट्स कितने आ जाएंगे बताते रहो। इसके गैमेट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसके गैमेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इतनी सारी चीजें तो क्लियर है कि नहीं, सबकी हो गई। ठीक, अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक, सबने सॉल्व किया इतना जितना मैंने सॉल्व किया है। ठीक, जब आप इस प्लांट को क्रॉस करेंगे इस प्लांट के साथ, ठीक, जब आप इस प्लांट को क्रॉस करेंगे इस प्लांट के साथ, तो इस प्लांट के 4 गैमेट्स से हो जाएंगे, इस प्लांट के दोनों गैमेट्स क्या हो जाएंगे। ये इतना सबको क्लियर है कि नहीं? इसके 4 गैमेट्स क्यों बनेंगे, इसमें कितने हेटेरो जाएगा सर, इसमें कितने हेटेरो जाएगा सर, 2। इसमें 2 हेटेरो जाएगा सर, तो 2⁻²। इसमें कितने हेटेरो जाएगा सर, 1, तो 2⁻1। इसके गैमेट्स कितने, 4, इसके गैमेट्स कितने, 2,
ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो क्रॉस है किस बात पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी के ऊपर। ठीक, तो यहां पर देखो 4 के चारों डोमिनेंट है किसी केस में नहीं, 3 डोमिनेंट किस केस में है, एक केस में क्या है 3 डोमिनेंट। ठीक, उसके बाद 2 डोमिनेंट किन किन केसेस में है, आप देखें कि 2 डोमिनेंट किस केस में, इसमें 2 डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट है और इसमें 2 डोमिनेंट है, हाँ या नहीं। ठीक, उसके बाद आप देखें एक डोमिनेंट किस केस में, इस केस में एक डोमिनेंट है, इस केस में एक डोमिनेंट है, इस केस में भी एक डोमिनेंट है, और फिर इस वाले केस में एक ही, सिर्फ एक डोमिनेंट, एक भी डोमिनेंट नहीं है। तो आप ये वाला रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, मेरी बात सुनो कि कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सिंपल क्रॉस बना लेना है। ठीक, सिंपल क्रॉस बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि 4 जीन किसी में डोमिनेंट है, 3 जीन कितने में डोमिनेंट है, 1, 2 जीन कितने में डोमिनेंट है, 3, 1 जीन कितने में डोमिनेंट है, 3, और एक भी जीन कितने में डोमिनेंट है, 1। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि इन प्लांट्स की हाइट बतानी है, जिन केसेस में 3 डोमिनेंट है, जिन केसेस में 2 डोमिनेंट है, जिन केसेस में 1 डोमिनेंट है। अभी यहां पर क्रॉस किया गया था इसके की इसके बीच में, जब चारों की चारों जीन्स डोमिनेंट थी तो उसमें कितना सेंटीमीटर था उसकी हाइट, 130 सेंटीमीटर। जब एक भी डोमिनेंट नहीं थी तो उसकी हाइट कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। अब आप देखें, ठीक, अब आप देखें कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 130 माइनस 100 कितना है, 30, 130 माइनस 100 कितना है, 30। तो हमारे पास टोटल कितनी जीन है, 4, टोटल कितनी जीन है, 4। तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो अपॉन 4, कितना आ जाएगा, 7.5। कोई दिक्कत, इतना तो समझ रहे हो कि नहीं कि जब चारों के चारों डोमिनेंट थी, जब चारों की चारों जीन डोमिनेंट थी तो हाइट कितनी थी, 130 सेंटीमीटर। जब एक भी डोमिनेंट नहीं थी तो हाइट कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 30, और इस 30 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कितनी जीन है, 4। तो आप, मैं यह कह सकता हूं, मेरी बात सुनना, कि अगर एक जीन डोमिनेंट होती थी तो हाइट 7.5 बढ़ जाती थी। मैं क्या बोल रहा हूं, एक जीन अगर डोमिनेंट होती थी तो हाइट कितनी बढ़ जाती थी, 7.5। अब आप देखते रहना, कुछ नहीं, सिंपल आप समझ जाएंगे। 0 जीन डोमिनेंट थी तो हाइट कितनी थी, 100, 0 जीन डोमिनेंट थी तो हाइट कितनी थी, 100। ठीक, अगर एक जीन डोमिनेंट होगी तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 107.5। अगर 2 जीन डोमिनेंट थी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 115। अगर 3 जीन डोमिनेंट थी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 122.5। अगर चारों की चारों जीन डोमिनेंट हो जाएगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 130। समझ में आया कि नहीं आया, इट इज वेरी इजी, सिर्फ आपको क्वांटिटी मैथमेटिक्स लगानी है। आप कह रहा है कि चारों की चारों जीन डोमिनेंट नहीं है तो हाइट कितनी है, 100। अगर 4 की चारों जीन डोमिनेंट है तो हाइट कितनी हो गई, 130। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, अब इसके बीच में आप डिफरेंस निकाल ले तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 130 माइनस 100 इक्वल्स टू 30। आपकी कितनी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, 4। तो एक जीन कितना हाइट बढ़ाती है, 7.5। समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक सवाल और देता हूं, हटा दिया जाए इसको, नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताते हैं, लिख लो फिर बताते हैं। किस किस को नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताऊंगा मैं। आसान है कि नहीं, जिसको समझ में आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ मैथ्स लगानी है आपको, छोटी सी मैथ्स। हो सकता है आपके मॉड्यूल में एक सवाल इस बात पे मिले, एक सवाल जरूर मिलेगा इस बात पे कि जीन्स की क्वांटिटी के बारे में बात होगी रेदर देन क्वालिटी। चलो इतना सब लोग लिख लो, अब मैं आगे बताता हूं। ठीक, अभी आपने सवाल देखा कि जब चारों की चारों जीन डोमिनेंट थी, सुनते रहो ध्यान से। ठीक, जब चारों की चारों जीन डोमिनेंट थी तो उसका रेशियो, उसकी हाइट कितनी थी, 130 सेंटीमीटर। जब चारों की चारों जीन्स क्या थी, डोमिनेंट, तो उसकी हाइट कितनी थी, 130 सेंटीमीटर। अब बात बदल गई, अब चारों जीन्स क्या हो गई, रेसेसिव। चारों की चारों जीन्स क्या हो गई, रेसेसिव। अब इसकी हाइट कितनी है, 100। ठीक, तो मैं यह कह रहा हूं कि उस प्लांट की हाइट 100 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चारों की चारों अगर रेसेसिव हो जाएंगी तो भी हाइट कितनी रहेगी, 100 सेंटीमीटर। मेरी बात समझना कि अगर मैं इस प्लांट की बात कर रहा हूं तो इस प्लांट, टोमेटो प्लांट में अगर चारों की चारों जीन्स रेसेसिव हो भी जाती हैं तो प्लांट की हाइट कितनी रहेगी, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि हाइट के लिए टोटल कितनी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 4। हाइट के लिए कितनी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 4। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, जब चारों की चारों डोमिनेंट थी और माइनस चारों की चारों रेसेसिव थी तो कितना आ जाएगा आपका हाइट, 30।
और टोटल कितनी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए? 4। तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। तो अगर एक जीन डोमिनेंट होती है तो हाइट कितना बढ़ जाती है? 7.5। समझ में आया कि नहीं? क्वालिटी की बात की जा रही है, क्वालिटी की बात यहां पर नहीं है, किसकी बात है? क्वांटिटी की। एक जीन डोमिनेंट होने पर हाइट कितनी बढ़ेगी? 7.5। 2 जीन डोमिनेंट होने पर 15, 3 जीन डोमिनेंट होने पर 22.5 और चारों जीन डोमिनेंट होने पर 30 सेंटीमीटर। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो एक सवाल छोटा सा फिर से, ठीक। एक मैंगो प्लांट था, एक मैंगो प्लांट था, ठीक। एक मैंगो प्लांट था और उस मैंगो प्लांट का जीनोटाइप मैं लिख रहा हूं, ठीक। ठीक, एक मैंगो प्लांट है, ध्यान से देखना। एक मैंगो प्लांट था, उसकी हाइट का, उसका जीनोटाइप था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसकी हाइट कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। दूसरा मैंगो प्लांट है 140 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा मैंगो प्लांट है, इसमें चारों के चारों रेसेसिव है, इसकी हाइट कितनी है? 100 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक क्रॉस दिया है, इस क्रॉस को करो और मुझे इस मैंगो प्लांट की, इसमें जितना जीनोटाइप आएगा उसकी हाइट आपको बतानी है। जिसको समझ में आए कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्रॉस करो, सबसे पहले क्रॉस करो। हो गया? करो, क्रॉस करना आता है कि नहीं? क्रॉस करो फटाफट। सवाल बहुत सिंपल है। चलो इन इन सब प्लांट, इसके बाद जो क्रॉस करके हाइट मिलेगी वो बतानी है। चलो, इतना सबका है कि नहीं आया? जितना मैंने लिख दिया है इतना आ गया सबका, ठीक। अब आगे कैसे करोगे बताओ? एक, चलो 140 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो बाल को? 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप दिमाग के लगाओ, यहाँ पर आपके पास कैपिटल कितने बचे हैं? सिर्फ 2। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ पर टोटल कैपिटल जीन कितने हैं? 2। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2। तो एक डोमिनेंट जीन हाइट कितना बढ़ाती है? 20। अगर मैं यहां पर ये लिख देता, यहां पर आपका लिखता कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, तब आप इसको किससे डिवाइड करते? 4। यहां पर किससे आप डिवाइड करेंगे? 2 से। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक जीन कितना आ जाएगा? 20। ठीक, तो अब मेरी बात समझना, जब 4 की चारों जीन डोमिनेंट रहेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? बताओ पक्का? कितनी हो जाएगी? 180। कितनी हो जाएगी? 180। नालय को यही तो दिमाग लगाना है, हाँ या नहीं? कितनी हाइट आएगी? 180। ध्यान से देखें आप, ठीक। मिनिमम हाइट कितनी है इसकी? 100। एक जीन डोमिनेंट होती है तो हाइट कितना बढ़ जाती है? 20। एक जीन डोमिनेंट होती है तो हाइट कितना बढ़ती है? 20। 4 की चारों डोमिनेंट है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 180। 3 डोमिनेंट है तो हाइट कितनी? 160। और 2 डोमिनेंट है तो हाइट कितनी? 140। सिंपल है कि नहीं? दिमाग घुमा कि नहीं? क्या नहीं समझ में आया? देखो, 4 जीन अगर रेसेसिव है तो हाइट कितनी है? 100।
मैं कह रहा हूं कि एक जीन डोमिनेंट होने पर हाइट कितनी बढ़ती है 20। तो अगर चारों की चारों जीन डोमिनेंट हो जाएगी तो हाइट 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, 100 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 160, 100 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 140। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैंने प्लस 80 क्यों किया? देखो यहां पर आपकी जब दो जीन डोमिनेंट थी, दो जीन डोमिनेंट थी तो आपकी हाइट कितनी बढ़ रही थी 40। अगर चार जीन डोमिनेंट हो जाएंगी तो हाइट कितनी बढ़ जाएगी 80। दो जीन्स के डोमिनेंट होने पर हाइट कितनी बढ़ रही है 40, और चारों जीन के डोमिनेंट होने पर हाइट कितनी बढ़ जाएगा 80। तो इसलिए तो ना दिमाग सिंपल लगा सकते हो ना कि यहां पर दो जीन डोमिनेंट तो हाइट कितनी बढ़ गई 40। इसके रिस्पेक्ट की बात करूं, चलो सब कुछ अगर मैं ब्लैंक कर दूं, इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसमें चार की चारों क्या है रेसेसिव, तो हाइट कितनी है 100। इसमें दो डोमिनेंट है तो हाइट कितनी हो गई 140। तो 40 माइनस 2 इज टू क्या आ गया 20। तो एक जीन के डोमिनेंट होने पर हाइट कितनी बढ़ रही है 20। तो चार जीन के डोमिनेंट होने पर हाइट कितनी बढ़ेगी 80। ये मैथ्स का सवाल है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, बस आपको मैथ्स इधर उधर लगानी है। कितने लोगों से सवाल नहीं हुआ? आप समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? चलो देखो फिर से ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है, अगर एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है तो इसका हाइट कितनी है 100। ठीक, अगर दो जीन डोमिनेंट हो जाती है तो हाइट कितनी हो जाती है 140। ठीक, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालें, दो जीन के डोमिनेंट होने पर माइनस जीरो जीन का डोमिनेंस। ठीक, चलो आपको आराम, 140 माइनस कितना 100। आपके पास कितनी जीन डोमिनेंट हुई थी सिर्फ और सिर्फ दो। तो क्यों इसको किससे डिवाइड करेंगे दो से। मैं यहां पर दो से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं यहां पर दो से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, सबको बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि यहां पर कितनी जीन डोमिनेंट है दो, तो इसलिए मैंने किससे डिवाइड किया दो। तो आप कितना आ जाएगा 40/22 तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक जीन डोमिनेंट होती है तो हमारी हाइट कितनी बढ़ जाती है 20। एक जीन डोमिनेंट होती है तो हाइट कितनी बढ़ जाती है 20। और मैंने आपको ये वाला क्रॉस दिया है, आप इसके बीच में क्रॉस करो। इसके बीच में आपने क्रॉस किया, उसके बाद आपने देखा चार की चार जीन डोमिनेंट कितने में आ रही है, तीन जीन डोमिनेंट किस में आ रही है, दो जीन डोमिनेंट किस में आ रही है, और आपने उसकी हाइट निकाल दी। अब बातें क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलो एक सवाल और करोगे? ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ठीक, चलो करते रहो, दिमाग अपने आप देखो सिंपल, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, उसी वैल्यूज के आसपास कर रहा हूं। ठीक, चलो एक प्लांट है जिसकी हाइट है, एक प्लांट है जिसकी हाइट है 130 और एक रेसेसिव प्लांट है जिसकी हाइट है आपकी 100। ठीक, अब हमने क्या किया, एक प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। ठीक, एक प्लांट के बीच में क्रॉस कराया और आपको बतानी है प्लांट्स की हाइट। चलो बता दो, 2 मिनट का सवाल है ये। अबे हो जाएगा ना, फटाफट करो। वो भी हो गया था, बहुत बढ़िया। कविता को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? सॉल्व करो फिर। हाइट प्लांट्स का, इस ये क्रॉस करो, इसके बाद प्लांट्स की हमको हाइट बताओ क्वांटिटी के बेसिस पे। ठीक,
यही रेशियो आ रहा है कि नहीं, 1:3:3:1, इतना क्लियर आ गया। एक प्लांट की एक डोमिनेंसी पर कितनी हाइट बढ़ती है, एक डोमिनेंसी पर कितनी हाइट बन रही है, 10। सिंपल है कि नहीं। अब आप कैसे निकालेंगे, यहां पर कितनी जीन डोमिनेंट है, 3, तो 130 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 30। कितनी जीन रिस्पॉन्सिबल है, 3, तो हाइट कितनी बढ़ेगी, 10। हो गया कि नहीं, सबसे क्लियर है कि नहीं। किसको नहीं क्लियर है, तुम लोग को नहीं क्लियर है, पक्का। क्या हुआ, हाँ तो ऐसी तो रिजल्ट आएगा, ठीक। हाँ बिल्कुल, वो आपकी इच्छा है, जिधर आप चाहें उधर कर सकते हैं, ठीक। उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने क्रॉस किधर से किया। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, तो मेरी बात समझना, ठीक। इतनी सारी चीजें क्लियर, ठीक। तो आज हमने कुछ नहीं, बड़ा बहुत नॉर्मल सी चीज देखी, इसमें भी वही सारी बातें, क्रॉस किया गया है, फिर यहाँ पे क्रॉस दिखाया गया है कि एक डोमिनेंसी एक जीन के लिए कितना हाइट बढ़ा रहा है, 7.5, ठीक। चलो मेरी बात सुनो, अब इस टॉपिक का कंक्लूजन ये बताते हैं कि पहले के जमाने में माना जाता था कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो जीन्स की क्वालिटी पर डिपेंड होते थे, ठीक। पर धीरे धीरे जब रिसर्चेस हुई तो हमको यह पता चला कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो क्वालिटी के बजाय किस बात पर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी, ठीक। हमारे पास कितनी जीन्स हैं इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे। तो आपको 3-4 एग्जांपल याद रखने, 4 एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, वीट का कलर। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, वीट का कलर। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन कलर। तीसरा क्या हो जाएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और क्या हो जाएगा, ह्यूमन हाइट। तो ये 4 कैरेक्टर्स ऐसे थे जो किस बात पर डिपेंड करते थे, जीन्स की क्वांटिटी के ऊपर। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। तो आप इसमें बहुत सारे, देखो आपको इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल रहेंगे, ठीक। अब हम आगे के इस चैप्टर में बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सेप्शन हमने सारी बातें कर ली। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन पे आते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। मेंडल ने जब काम किया था ना, तो मेंडल ने काम किया था तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। मेंडल ने जब तक काम किया था तब तक मियोसिस और माइटोसिस की खोज नहीं हुई थी। मेंडल्स ने जो भी काम किया उसको फैक्टर्स के ऊपर बताया। मेंडल ने भी कभी क्रोमोसोम का नाम नहीं लिया था। मेंडल हमेशा कहते थे कि ये सारी चीजें फैक्टर होते हैं। मेंडल ने 3 लॉस कहते हैं। मेंडल क्या कहते थे, 3 लॉस। मेंडल कहते थे कि एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट। दूसरा लॉ क्या कहता है, दोनों के दोनों कैरेक्टर में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। और तीसरा कैरेक्टर कहता है कि 2 कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से जनरेशन बाई जनरेशन आगे बढ़ते हैं। यही 3 लॉस तो थे, मेंडल के 3 लॉस थे। मेंडल कहते थे कि एक कैरेक्टर के अगर 2 ट्रेड्स हैं तो एक ट्रेड दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेंट। एक कैरेक्टर की मैं बात करूं तो हाइट की बात करता हूं, तो हाइट के कितने ट्रेड हो जाएंगे, 2, टॉल और डॉर्फ। तो टॉल किसके ऊपर डोमिनेट करेगा, डॉर्फ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। मेंडल कहते थे कि 2 कैरेक्टर्स के ऊपर कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या दिखाएगा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या थे, टॉल। लेकिन जब F2 जनरेशन की गई तो उसमें क्या आ गया था, डॉर्फ। तो इससे हमें क्या पता चलता था कि F1 जनरेशन में भी डॉर्फ डिटरमाइनिंग कैरेक्टर क्या था, प्रेजेंट। और वो मिला आगे जनरेशन में मिला नहीं, वो अलग ही सेग्रीगेट हो गया। तीसरे जो लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स की बात की। उन्होंने कहा कि 2 कैरेक्टर्स अलग अपने आप आगे जनरेशन में पढ़ते हैं, 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, ठीक। तो ये मेंडल के जमाने की बात थी। फिर आती है क्रोमोसोम्स की बात। क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के बाद हमें पता चला कुछ चीजें होती है लिंकेज। क्या होता है, लिंकेज। कुछ चीजें होती है रिकॉम्बिनेशन, ठीक। तो अब हम इस टॉपिक्स में बात करेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। मेंडल ने जो काम किया, मेंडल कहते हैं कि एक क्रोमोसोम है, ठीक। एक क्रोमोसोम पे कैरेक्टर्स है, एक क्रोमोसोम पे क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक। तो अगर एक ही क्रोमोसोम पे 2 कैरेक्टर्स हैं, अगर एक ही क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर्स होंगे, 2। तो अगर एक ही घर के 2 लोग हैं तो उनके बीच में कुछ तो रिश्ता होगा। मेरी बात समझना कि अगर एक क्रोमोसोम की बात की जाएगी तो एक घर की बात समझ लो, ठीक। तो अगर एक घर के लोग हैं तो उनके बीच में क्या रिश्ता होगा, रिश्ता मतलब क्या होगा, लिंकेज। मेरी बात समझना, इस टॉपिक के अंदर हम आप बात करेंगे कि अगर मान लो इस क्रोमोसोम पे एक जीन ये थी, ठीक, और दूसरी जीन ये थी, ठीक। दूसरी जीन ज्यादा बना दी, एक सेकंड रुकना, ठीक। एक जीन ये थी आपकी और दूसरी जीन ये थी आपकी, ठीक। तो ये सेम लोकस पे सिचुएटेड है कि नहीं है, ठीक। ये वाली जीन इसके लोकस पे, ये वाली जीन इसके, दोनों सेम लोकस पे सिचुएटेड है, होमोलोगस क्रोमोसोम की नहीं। ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, होमोलोगस। और ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम लोकस।
ठीक, तो मेरी बात समझना, अगर अगर एक ही क्रोमोसोम्स पर दो जीन्स लोकेटेड हैं तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ रिश्ता, लिंकेज की बात करते हैं। तो हम आगे इस टॉपिक्स में हम लिंकेज की बात करेंगे, रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे। उससे पहले सवाल आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उन्हें किसने बताया कि क्रोमोसोम जनरेशन वाइज जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, फैक्टर्स वो नहीं होते। ठीक, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सटन और बॉवरी ने। किसने दी थी? सटन एंड बॉवरी। तो सबसे पहले बात आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सटन एंड बॉवरी। ठीक, अब आगे की बात करते हैं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? 1856 से लेकर 1863 तक, 7 एंड्स में। ठीक, पर उसका काम पब्लिश हुआ था 1965 में। पर मेंडल के जिंदा रहते मेंडल के काम को समझ कोई नहीं पाया था। ठीक, अब मेंडल के काम को क्यों नहीं समझ पाया? ठीक, मेंडल के काम को क्यों नहीं समझ में? पुराने जमाने में इंटरनेट नहीं था कि आज हम घूमने गए फोटो डाल दियो सबको पता चल गया। पुराने जमाने में कम्युनिकेशन क्या था? वीक। तो पहला कारण क्या था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज एट दैट टाइम। पुराने जमाने में कम्युनिकेशन इजी नहीं था, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। ठीक, दूसरी बात करते हैं, वो कहते थे, मेंडल कहते थे कि जो कैरेक्टर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे कि टॉल है तो वो टॉल ही रहेगा, उसकी जीनोटाइप के अंदर टॉल ही रहेगा। मेंडल कहते थे कि कैरेक्टर्स के बीच में ब्लेंडिंग नहीं होती। मेंडल्स कहते थे कि कैरेक्टर्स के बीच में ब्लेंडिंग नहीं होती और हर जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ते रहते हैं। पर अदर साइंटिस्ट कहते थे कि अगर कैरेक्टर्स के बीच में ब्लेंडिंग नहीं होती, ठीक, तो माता और पिता से जब बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता से डिफरेंट क्यों होते हैं, उनमें वेरिएशन क्यों देखा जाता? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब अगर ऐसा होता तो आधे कैरेक्टर सेम टू सेम किससे होने चाहिए? पिताजी के। आधे कैरेक्टर सेम टू सेम कैसे होने चाहिए? माताजी के। और उनके बीच में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, कोई नया कैरेक्टर नहीं आना चाहिए था। मेंडल के हिसाब से तो ये बात होनी चाहिए थी ना कि हमारे बॉडी में आधे कैरेक्टर किसके होने चाहिए थे? पिताजी के। आधे कैरेक्टर किसके होने चाहिए? माताजी के। और उन कैरेक्टर्स के बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, कोई नया कैरेक्टर नहीं आना चाहिए था। पर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ठीक, तीसरी पॉइंट कहते हैं ड्यू टू नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस और माइटोसिस। तो मेंडल बस इसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। पहला कारण था, देखो मेंडल बहुत सक्सेस हो सकता था अगर मेंडल के पास आज के एडवांसमेंट के हिसाब से उसके पास चीजें होती, तो वो समय से आगे था। उसने बहुत सारी डिस्कवरीज अपने छोटे छोटे लॉजिक्स के बेस पे की थी। ठीक, उसने बताया था कि फैक्टर्स होते हैं, ब्लेंडिंग होती है, एक दूसरे जनरेशन में जाते हैं, सारी बातें उसकी सही थी, पर कुछ की कुछ बातें गलत थी। पहली बात यह गलत थी कि कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली तो सॉर्ट होते हैं पर उनके बीच में कुछ क्या प्रेजेंट होता है? लिंकेज। अभी हम लिंकेज की बात करते हैं आगे 10 मिनट के अंदर। ठीक, तो मेंडल समय से आगे था पर वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन क्या था? वीक। वो कहता था कि कैरेक्टर क्या होते थे? स्टेबल, उनमें वेरिएशन नहीं देखा जाता। ठीक, और वो तीसरी बात क्या थी कि क्रोमोसोम, मियोसिस और माइटोसिस की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। ठीक, उसके बाद आते हैं कि मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 साइंटिस्ट थे। ठीक, आपको तीनों साइंटिस्ट का नाम पता है। सबसे पहले कौन था? ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस, और कौन था? वॉन टेस्मार्क, एंटोन वॉन टेस्मार्क पूरा नाम है। ठीक, अब उसके बाद क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी होने के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताने के लिए साइंटिस्ट कौन कौन है? सटन और बॉवरी। सटन और बॉवरी, सटन ने ज्यादा बेटर काम किया। सटन ने क्रोमोसोम्स की स्टडी को देखा, सटन ने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को देखा, सबको मिला के उसने 3-4 पॉइंट दिए। सटन ने क्रोमोसोम्स की स्टडी भी की और सटन ने मेंडेलियन कैरेक्टर्स को भी क्या किया? स्टडी। उसकी सबकी स्टडी करने के बाद उसने 3-4 पॉइंट दिए। उसने सबसे पहला पॉइंट दिया कि लाइक हेरेडिटरी ट्रेट्स, नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। मेंडल कहते थे कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग क्या होते थे? कैरेक्टर। अलग अलग कैरेक्टर के क्या होते थे? ट्रेट्स। तो ट्रेट्स को उसने किससे लिंक कर दिया? क्रोमोसोम से। कि जितने, मेंडल कहते थे कि इस प्लांट के अंदर इतने ट्रेट्स हैं, तो सटन ने कहा क्या कि इस प्लांट के अंदर इतने क्रोमोसोम्स हैं। तो और हमारे ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में भी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? सेम। सारे के सारे ह्यूमंस में क्या रहेगा? नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? सेम। ठीक, अगर मैं कुत्तों की बात करूंगा तो कुत्तों में नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? सेम, सारे के सारे कुत्तों में। तो सटन ने सबसे पहली बात ये की कि ट्रेट को किससे लिंक कर दिया? क्रोमोसोम से। ठीक, दूसरी बात आती है कि क्रोमोसोम्स एंड जीन अकर इन पेयर इन डिप्लॉयड सेल, यानी कि अगर हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अगर हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है,
ये पहला सेट हो गया। दूसरा सेट, तो अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हमारे पास 2 सेट क्रोमोसोम पाया जाएगा और जीन्स के भी कितने सेट होंगे? 2। ठीक, तो अगर कोई डिप्लॉयड सेल है तो उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे और जीन्स के भी कितने सेट होंगे? 2। बात समझ में आई कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सी बात है कि उसने ट्रेड्स को किससे लिंक कर दिया? क्रोमोसोम से। उसने बता दिया कि क्रोमोसोम भी डबल होते हैं और जीन्स भी क्या होती हैं? डबल। उसके आगे इसने बात की थी कि बोथ क्रोमोसोम एंड जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इसका यह मतलब था कि जब गैमीट बनता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं? तो क्रोमोसोम्स भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग, और जीन्स भी क्या हो जाती हैं? अलग। उसके आगे की बात की जाती है, ठीक, गैमीट कंटेन 1 क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली 1 जीन ऑफ 2 एलील, ओनली 1 ऑफ द एलील। जीन को क्या बोल सकते हैं? एलील। तो सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात, जब कहता है कि जब हमारा गैमीट बनता है तो एक गैमीट में क्रोमोसोम के अगर 2 सेट है तो उसका एक सिंगल सेट आता है, और अगर क्रोमोसोम में कितनी जीन्स है? 2, तो उस सेट की कितनी जीन आती है? 1। ठीक, तो सिंपल इसने 3-4 बातें बोली थी। ठीक, सटन और बॉवरी ने क्या किया? सटन ने मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एनालाइज किया और क्रोमोसोम की भी स्टडी की, तो उसने 4 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट उसने यह दिया कि क्रोमोसोम को किससे लिंक कर दिया? ट्रेट से। उसने कहा कि मेंडल जैसा कहते हैं कि ट्रेट भी स्टेबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर भी क्या होता है? स्टेबल, और सबके अंदर क्या होता है? सेम। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्रोमोसोम भी किससे डबल होते हैं और हमारे जीन्स भी क्या होते हैं? डबल। क्रोमोसोम्स भी डबल होते हैं और जीन्स भी डबल होते हैं, और क्रोमोसोम्स भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं? अलग, और जीन्स भी क्या हो जाते हैं? अलग। और उसने एक बात बताई कि जब गैमीट बनता है तो उसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है और एक सेट ऑफ जीन पाया जाता है। ये सारी बातें आपको पता है कि नहीं? हाँ या नहीं? मियोसिस माइटोसिस में आप क्या पढ़ते हो कि क्रोमोसोम का एक सेट आ रहा है, जीन्स का क्या आ रहा है? एक सेट। क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, जीन्स क्या हो रहे हैं? अलग। तो सारी बातें आपको पता है कि नहीं? ठीक, तो वही बातें इसने बताई थी। कोई डाउट है इसमें? पक्का? हाँ या नहीं? कुछ बोलोगे? क्लियर है? तो सारी बातें नहीं समझ में आई होंगी, तो वही मैं बात बता रहा हूं। मेरी बात देखना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सटन और वॉबरी ने क्या किया। सटन ने क्या किया? 2 चीजों को, ठीक, क्रोमोसोम्स को और मेंडल जेनेटिक्स, मेंडल वाली जेनेटिक्स को क्या किया? जोड़ दिया। ठीक, तो तुमसे पूछा जाए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्रोमोसोम्स को लिंक करने का काम किसका था? सटन का। ठीक, सटन। अब सटन ने 4 पॉइंट, सटन और बॉबरी ने मिला के 4 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट क्या था कि ट्रेड्स किसके सिमिलर होते हैं? क्रोमोसोम्स के। ट्रेड्स किसके सिमिलर होते हैं? क्रोमोसोम। जैसे मेंडल कहते थे ट्रेड्स में ब्लेंडिंग नहीं होती, ट्रेड जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, सटन भी कहते हैं कि क्रोमोसोम्स में ब्लेंडिंग की बात नहीं करते, वो कहते हैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम्स का नंबर सारे के सारे इंडिविजुअल में क्या होता है? सेम। अगर मैं हम सब की बात करूं तो हमारे पास कितना क्रोमोसोम है? 23 पेयर। ठीक, अगर हमारे सबके क्रोमोसोम्स की बात करें तो सबके क्रोमोसोम पे सारी चीजें क्या होंगी? सेम। मैं कहूं कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे अगर थैलेसीमिया की जीन है तो सबके पास क्रोमोसोम नंबर 16 पे किसकी जीन होगी? थैलेसीमिया एक बीमारी है। ठीक, तो मेरी बात समझना, अगर कोई बीमारी की जीन किसी एक क्रोमोसोम पे तो सबके अंदर वो क्या होगी? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे सबके अंदर होगी। मैं कहूं एक एग्जांपल के तौर पे कि हमारी आंखों का रंग 7वें नंबर की जीन डिटरमाइन करती है, तो हम सब के अंदर हमारे आंखों का रंग कौन डिटरमाइन करेगा? 7वें नंबर की जीन। बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने क्या कही? क्रोमोसोम्स और जीन्स क्या होते हैं? पेयर्स में। क्रोमोसोम्स और जीन्स क्या होते हैं? पेयर्स में। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि क्रोमोसोम्स और जीन्स हमारे गैमीट बनने के दौरान क्या हो जाते हैं? अलग। चौथी बात उन्होंने क्या की कि एक गैमीट में एक क्रोमोसोम होता है और एक गैमीट में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक जीन। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो पहले के जमाने में मेंडेलियन जेनेटिक्स अलग थी, अब नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स या फिर जब डिस्कवरी हो गई तो इन सारी चीजों को मिला के सटन एंड वॉबरी ने सारे पॉइंट्स को प्रपोज किया। ठीक, अब एक को डाउट, चौथा पॉइंट कहता है कि गैमीट के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और 2 जीन्स का एक ही सेट पाया जाता है। जैसे कि मेरी बात समझना, ये अब अगर एक गैमीट होगा तो एक गैमीट के पास ये चला जाएगा और एक गैमीट के पास क्या चला जाएगा? ये।
तो एक गैमेट के पास क्या आ गया, एक क्रोमोसोम, और एक गैमेट के पास क्या आ गई, एक जीन। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो गैमेट बनने के बाद सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हाफ हाफ। सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ये सारी बातें कही थी हमारे सटन एंड बॉवरी ने। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ठीक, इसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक, इन क्रोमोसोम्स और इन जीन, दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम है। एनसीईआरटी भी बहुत घुमा के लिखती है। एनसीईआरटी की बात मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको दिखाते हैं, रुक जाओ। ठीक, अब इसमें 2 चीजों की बात की गई है, क्लास में मारपीट ना करें। ठीक, अब मेरी बात सुनो। ठीक, इन दोनों के बीच में आप सारे स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ये बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अकर इन पेयर, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसफर्ड टू अ गैमीट, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। अब बात की जा रही है ये इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक, दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम है, बस जरा सा डिफरेंस है। ठीक, ये बात होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम की। ठीक, और ये बात होती है जीन की। ठीक, तो हमारे एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है कि क्रोमोसोम्स भी कैसे होते हैं, पेयर्स में, जीन्स भी कैसे होते हैं, पेयर्स में। क्रोमोसोम्स भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट, जीन्स भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाती है, सेग्रीगेट। गैमीट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, गैमीट में एक सेट ऑफ जीन होती है। चौथा पॉइंट कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, मैं क्रोमोसोम्स बता रहा हूं। ठीक, तो हमारे पास ऐसे कितने सेट्स हो सकते हैं, 23 है नहीं? तो कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, वन क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से क्या होगा, अलग होगा। वन क्रोमोसोम अलग सेग्रीगेट होगा, दूसरा क्रोमोसोम क्या होगा, अलग। तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इनके ये सारे पेयर एक दूसरे से क्या होंगे, अलग सेग्रीगेट होंगे, इनको एक दूसरे से मतलब नहीं होगा। अगर मैं जीन्स की बात करूं, चलो एक क्रोमोसोम ये हो गया आपका, और यही आपका फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया, दोनों फर्स्ट क्रोमोसोम है। ठीक, अब फर्स्ट क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक, एक जीन ये हो गई, ठीक, आपकी दूसरी जीन ये हो गई। ठीक, तो ऐसे फर्स्ट क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मेरी बात समझना, वन पेयर सेग्रीगेट, देखो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वन पेयर, दिस पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर पेयर्स। दोनों बातों में मैं डिफरेंस बस लिख रहा हूं कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक, और इसमें कह रहा है कि वन पेयर सेग्रीगेट वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एनदर पेयर। ठीक, तो इसमें दोनों में 100% सेम बातें लिखी हुई हैं, बस आप समझने की कोशिश करना कि इंडिपेंडेंट पेयर यानी कि दिस पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पेयर। ठीक, तो वन पेयर सेग्रीगेट, देखो जहां पर वर्ड इंडिपेंडेंट आ जाएगा, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। जहां पर आ जाएगा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो क्या हो जाएगा, जीन। तो अगर आपसे पूछे कि जीन भी कैसी होती है पेयर में, क्रोमोसोम भी कैसे होते हैं पेयर में, क्रोमोसोम भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं, सेग्रीगेट, जीन भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेट। लिखा रहे इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब क्रोमोसोम, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब जीन। बस इतनी बात आप रखनी है कि एक पेयर दूसरे पेयर से अगर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है तो आपका कहलाएगा क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वन पेयर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, तो क्या हो जाएगा, जीन। तो अगर ये शब्द से शुरुआत होती है तो क्या हो जाएगा आपका,
क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। ठीक, सुनो मेरी बात, ठीक, बहुत कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी भी कंफ्यूजिंग लिख रही है कि नहीं? दोनों का मतलब क्या है? दोनों लाइन का मतलब क्या है? सेम। ठीक, क्या? तो वही बात आपसे मैं रहा हूं कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्रोमोसोम। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर जीन। बस इतना याद रखना है। ठीक, तो ये सारी कहानियां थी आपके हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक, तो ये तो कहानी पड़ गई। मियोसिस को पढ़ने के बाद, माइटोसिस को पढ़ने के बाद, क्रोमोसोम को देखने के बाद सटन और बॉबनी ने सारी चीजें बता दी। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक, इसीलिए अगर तुमसे कोई कभी सवाल आए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो कौन हो जाएगा? थॉमस हंट मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक, तो वही बात लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को क्या कहा जाता है? क्या? फ्रूट फ्लाई। ठीक, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। ठीक, आप फंगस में पढ़े होंगे। ठीक, फंगस में जाना, वहां पर एक लिखना ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, वहां पर जवाब आएगा न्यूरोस्पोरा। ठीक, तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो याद कर पाएंगे। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल, देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। आज ज्यादा हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ी। हमने एक तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, दूसरी चीजें हमने पढ़ी किसके बारे में? आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपको कुछ नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि मेंडल की बातों को क्रोमोसोम से क्या कर दिया गया? लिंक। किसने लिंक किया? सटन और बॉवरी ने। क्या बातें बताई? फैक्टर ट्रेड्स को किससे लिंक किया? क्रोमोसोम से। जीन्स और क्रोमोसोम को बताया क्या? पेयर में। ठीक, सेग्रीगेशन अलग अलग होता है जीन्स का भी और क्रोमोसोम्स का भी। दोनों और गैमीट्स में एक सेट ऑफ जीन होती है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यही सारी बातें तो बताई गई। उसके बाद बताया गया जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। जीन एंड क्रोमोसोम ऑलमोस्ट आर द सेम थिंग। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्रोमोसोम। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर जीन्स। सिंपल। अब हम आगे की बात करते हैं। अब बात की जाती है कि जो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने किसको लिया था? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया? उसके कारण है। पहला कारण क्या है कि छोटा साइज में था, 2 mm, मतलब इतना बड़ा होती थी, और किस पे उग जाती थी? राइपन फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड बनाना। ठीक, तो सड़े गले फ्रूट्स पे हमारी फ्रूट फ्लाई उग जाती है। हिंदी भाषा में फ्रूट फ्लाई को क्या कह सकते हैं? भुनगा। देखा है कि नहीं? तो क्या हो जाता है? फ्रूट फ्लाई। भुनगा देखा है कि नहीं? ठीक, तो वही हो जाता है आपका, क्या हो जाएगी? फ्रूट फ्लाई। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। सांत। ठीक, हम लोग इसको राइपन फ्रूट्स में उगाने के साथ साथ इसको हम सिंथेटिक मीडियम में भी उगा सकते थे। ठीक, उसके बाद बात की जाती है इसका लाइफ स्पैन क्या था? बहुत ही कम, 2 हफ्ते में फ्रूट फ्लाई उग जाती है। उसके बाद इसकी बात की जाती है कि मेटिंग पूरे साल होती रहती है, यानी कि फ्रूट फ्लाई पूरे साल रिप्रोड्यूस करती रहती है और अपना नंबर बढ़ाती रहती है। एक बार जब मेटिंग होती है फ्रूट फ्लाई की, तो बहुत सारी नई फ्रूट फ्लाईज पैदा होती हैं। तो इसलिए हम एक बार में बहुत सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मेल्स को फीमेल से इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। मेल्स क्या होती, फीमेल्स क्या होती है? साइज में लार्ज। ठीक, और इनके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे? 4। वाई क्रोमोसोम्स में ब्लेंडिंग देखी जाती थी और ये हेट्रोक्रोमेटिन था। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में कल डिफरेंस पढ़ के आना। कल हम इसके आगे की बात करेंगे। कल हम स्टार्टिंग से फिर बताएंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में किसने किया, उसने ड्रोसोफिला को क्यों लिया। उसके बाद कल हम आपको बात कराएंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। तो कल आप लोग एटलीस्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक पढ़कर आएंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ।